हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं विद सेक्शन 114। सेक्शन 1 से लेकर के 113 हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने देखा कि जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से जाएगी 112, ठीक है, और 113 में देखा जब रिसीव होगी तब हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। अब बात होती है हमारी 114 में कि अगर हमें ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन को सिक्योर करना है तो वहाँ पर कैसे डील किया जाएगा। इंडिया और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच में कोई भी व्यक्तियों को इधर उधर करना है, ट्रांसफ़र करवाना है, तो वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी वो देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई अपराधी है जो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में मिलता है, तो हम उसे कैसे डील करेंगे। मान लीजिए कोई विदेश का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वहाँ पर कोई ऑफेंस किया था, अब वो भाग करके इधर आ गया है, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो इस सारी चीज़ों को देखने के लिए हमने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। पहला प्रोविजन क्या है हमारा 114। सो इसमें देखते हैं हम, अगर इसका ओवरव्यू लें हम, तो ये देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ये डील करता है अगर इंडिया के किसी कोर्ट से कोई वारंट भेजा जाएगा इन द फॉरेन कंट्री, तो वहाँ पर उस फॉरेन कंट्री में उस पर्टिकुलर वारंट को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अब्रॉड में है उसको कैसे अटेंड करवाया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। और अगर कोई फॉरेन वारंट है जो इंडिया में भेजा जाता है उसका एग्जीक्यूशन इंडियन कोर्ट्स कैसे करवाएंगी। और कंट्रीज़ के बीच में किसी प्रिजनर का अगर ट्रांसफ़र करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वहाँ पर वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो है किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। अब ये फॉरेन कंट्री में है और मान लीजिए एमपी में कोई कोर्ट है, वो चाहता है कि इस व्यक्ति को यहाँ से लेकर के आया जाए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडियन जो कोर्ट हैं वो इशू करेंगी अरेस्ट वारंट, अरेस्ट करवाने के लिए उसको। तो अगर एमपी में कोई भी कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई जो ए व्यक्ति है इसको अटेंड करवाओ आप, या इससे हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई वस्तु चाहिए, अदर थिंग, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी केस में अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई है कि इस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, तो कोर्ट इशू करेगा एक अरेस्ट वारंट को। और ऐसे वारंट को जो वहाँ पर अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट और वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है। और जब इस प्रकार का कोई भी वारंट भेजा जाता है इसे हमेशा डुप्लीकेट में भेजा जाएगा, मतलब डबल कॉपीज़ में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि वारंट हम भेज तो रहे हैं लेकिन कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले इंडिया से जब भी वारंट जाएगा तो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चैनल है उससे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल से उसको भेजेगा, ठीक है। फॉरेन कंट्री में जाएगा, वहाँ के जो भी कोर्ट वहाँ का लगेगा उसके पास जाएगा और वो जो कोर्ट है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये केवल उन्हीं कंट्रीज़ पर अप्लाई होता है, उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई होता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैं, जिनके साथ हमारा कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर कोई ट्रीटी है, ठीक है। तो या फिर अग्रीमेंट है या फिर कोई ट्रीटी है, ऐसी कंट्री के साथ में हमने क्या करना है, हमने ये जो सेक्शन है 114 वो फॉलो करना है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करवाना है तो केवल उन्हीं कंट्रीज़ के साथ में आप भेज सकते हो। और एक और कंडीशन में भी हम पर्सन को अरेस्ट करवा सकते हैं, वो कैसे देख लीजिए। पुलिस ऑफिसर है, ये किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान इनको लगता है कि जो पर्सन है, पर्सन हमने मान लीजिए एक है, ए है, ये है यूके में। अब ये व्यक्ति यूके में रह रहा है और पुलिस को लगता है कि भाई इस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा कोर्ट को। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगी, वारंट अरेस्ट करने के इशू कर देगी, और यदि चाहे तो समन। इनको भेजा कैसे जाएगा, डुप्लीकेट में हमेशा,
2 कॉपीज़ में भेजा जाएगा, जिन कॉपीज़ को हम एक को वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देंगे और एक पर रिसिप्ट लेकर के हम उसे वापस करेंगे। सो जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर इंक्वायरी, ठीक है, तो आईओ या फिर ऑफिसर इंचार्ज, इनको जब भी लगेगा ये कोर्ट को अप्लाई करेंगे, कोर्ट वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है तो डुप्लीकेट में समन्स और वारंट इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बताया जाएगा कि भाई किस प्रकार से आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो जो फॉरेन अथॉरिटी होगी वो उसी प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करवा देगी। अब ये क्या होगा, ये हमारा इंश्योर कर रहा है कि हम जुडिशली उसको करेक्ट तरीके से कर रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इंडिया में किसी को कोई वारंट रिसीव हुआ है, अभी तक तो हमने भेजा था, ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया में फॉरेन कंट्री से कोई रिसीव हुआ है वारंट, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। देखो, जैसे ही कोई भी वारंट हमें रिसीव होगा फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो वो वारंट किस किस चीज़ के लिए हो सकता है, अटेंड करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी अदर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें से किसी भी प्रकार का वारंट है वो, उसे सेम टू सेम हम वैसे ही एग्जीक्यूट करवाएंगे जैसे कि ये समझा जाए एज इफ़ इट वर एन इंडियन वारंट, जैसे कि वो इंडिया में किसी कोर्ट से आया हुआ है। इंडियन, जब हमें कोई अरेस्ट का वारंट रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, अरेस्ट करके उसे वापस भिजवाते हैं। जब हमने फॉरेन कंट्री में उस व्यक्ति को भिजवा दिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि जो कोर्ट है इंडिया का, ठीक है, कौन सा, इंडियन कोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों ही लोग अगर चाहें तो ऐसी कंडीशंस को इम्पोज कर सकते हैं जो वो वहाँ पर सही समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, व्यक्ति को भेज रहे हैं, वो एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है और रिटर्न होगा आफ्टर ट्रायल। मतलब जिस व्यक्ति को हमने भेजा है आपके पास इन द केस ऑफ अरेस्ट वारंट, जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तब आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इन कंडीशंस के, इस टाइप की कंडीशन के साथ हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और उस व्यक्ति को सेंड करते हैं फॉरेन कंट्री। जब व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिया में तो कोर्ट को, वहाँ पर इंडियन कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा उन कंडीशंस को जो कि ट्रांसफ़र के साथ वहाँ पर लगाई गई हैं। और जो प्रिजनर है उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ठीक है, और जो भी वहाँ पर अग्रीमेंट हुए थे उसका जो भी टर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग वो डील किया जाएगा। सो याद क्या रखना है आपको, अगर आप किसी व्यक्ति को फॉरेन कंट्री में भेज रहे हो इन द केस ऑफ अरेस्ट वारंट्स तो आप कंडीशन लगा सकते हो। वहीं पर फॉरेन कंट्री से अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है और विद कुछ कंडीशंस आ रहा है तो आपको वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। साथ में उस व्यक्ति को सिक्योर रखना पड़ेगा और अच्छे से रखना पड़ेगा कस्टडी में। अगर इसके लिए हम अच्छे से एग्जाम्पल देखें, देखिए क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है साइबर फ्रॉड का और वो दुबई में रहता है। ठीक है, इंडियन कोर्ट ने कहा कि भाई हम वारंट इशू कर रहे हैं, इंडियन कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दुबई अथॉरिटीज़ के पास गया और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, और वहीं पर किसी फॉरेन प्रिजनर को टेम्परेली सेंड किया जा रहा है किसी टेस्टमनी के लिए इंडिया में, तो उसको यहाँ पे क्या है, कंडीशनल भेजा गया है उसको। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन के साथ भेजा गया है। अब उसको रिटर्न करना पड़ेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टेस्टिमनी। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसको वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। अगर हम इसको फ्लो चार्ट से देखें, देखिए इंडियन कोर्ट से जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, फिर वन अथॉरिटीज़ के पास, फिर एग्जीक्यूशन होता है उसका, और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है व्यक्ति को विद द कंडीशन इम्पोज्ड, और उसके बाद जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो। सेक्शन है वो है 150। इसमें हम देखते हैं अटैचमेंट के बारे में और फोर फीचर के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर बताई जा रही है कोर्ट की, कि कोर्ट की कब पावर होगी, जब वो ऑर्डर करेगा अटैचमेंट के बारे में और फोर फीचर के बारे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका। अब ये क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो या तो फिर यूज हुई हैं या ड्राइव्ड आउट हुई हैं फ्रॉम द ऑफेंस। तो किसी ऑफेंस में यूज हुई कोई प्रॉपर्टी हो गई, किसी ऑफेंस से प्राप्त की हुई कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसको किस प्रकार से अटैच करवाया जाएगा, फोरफीट करवाया जाएगा, उसके बारे में कोर्ट का ऑर्डर कैसे आएगा, क्या पावर्स होंगी कोर्ट की, उसके बारे में ये सेक्शन। सो अगर हम एक बार में देखना चाहें इस पर्टिकुलर सेक्शन को तो हम क्या कहेंगे, ये सेक्शन हमें क्या बताता है।
ये सेक्शन जिस भी क्रिमिनल मैटर में कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आई है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में, उसको कैसे अटैच किया जाएगा, कैसे फोरफिट किया जाएगा, इंडियन कोर्ट्स किस प्रकार से करेंगे इसको, ठीक है, उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा अगर ऐसा कोई ऑर्डर बना दिया गया है, और अगर कोई फॉरेन फोरफीचर ऑर्डर है, ठीक है, मतलब किसी फॉरेन कोर्ट से आया है, तो उस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा उसके बारे में। तो ये बेसिकली एक लिंक बनाता है बिटवीन द डोमेस्टिक जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस। इसके बाद आता है सबसेक्शन 1, जिसमें हम देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हम किसी प्रॉपर्टी से जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके अटैचमेंट, उसके फोरफीचर से रिलेटेड हम चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है कि जो कोर्ट होंगे वो कब अटैच करवा सकते हैं प्रॉपर्टी को, उन्हें क्या लगेगा, कब करवा सकते हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है डोमेस्टिक पावर, मतलब इंडियन कोर्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। अगर ये इंडियन कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई कब कब आप करवाओगे, कब कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको अटैच करवा सकते हैं, फोरफीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के सामने वो रीजनेबल ग्राउंड्स आनी चाहिए जिससे उसको बिलीव हो जाए कि जो प्रॉपर्टी है वो ड्राइव्ड आउट हुई है फ्रॉम द ऑफेंस, ठीक है। वहाँ पर वो ऑर्डर कर सकते हैं अटैचमेंट का और फोरफीचर का। कैसे? जो सेक्शन 116 से लेकर के 122 तक के जो प्रोविजंस हैं उनको यूज़ करते हुए ऑर्डर कैसे आएगा इनके अंदर में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो पावर है वो कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ये जुडिशियल पावर है, ना कि पुलिस पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है कोर्ट की पावर, तो ये जुडिशली ही डिसाइड किया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि भाई जिन दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो दो चीज़ें हैं क्या, अटैचमेंट किसे कहते हैं और फोरफीचर किसे कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अटैचमेंट क्या हो गया, टेम्परेरीली किसी चीज़ को फ्रीज कर देना, मतलब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब ये बैंक अकाउंट कोर्ट टेम्परेरीली फ्रीज करवा दे कि इसमें से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसमें से कोई भी चीज़ें अब नहीं होंगी फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम किसी चीज़ का ट्रांसफ़र प्रिवेंट करवा दें तो क्या हुआ, फ्रीज कर दिया है आपने, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कि भाई अटैच कर ली है। अटैच कब तक होती है, जब तक कोर्ट का अगला ऑर्डर ना आ जाए कि भाई हम अब इसको फ्री करते हैं, ठीक है। अब बात होती है फोरफीचर की। फोरफीचर क्या है, यहाँ पे परमानेंट कॉन्फिस्केशन होता है, मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको कुछ भी मान लीजिए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर हम अटैच करेंगे तो ये टेम्परेरीली आपकी बाधित हो जाएगी, टेम्परेरीली इसको प्रिवेंट कर देंगे कहीं भी ट्रांसफ़र करने से, कहीं भी इधर उधर करने से, कहीं भी डिस्पोज करने से, ठीक है। अब यदि इसको हमने फोरफीट किया है, फोरफीट किया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये परमानेंटली आपकी चली गई प्रॉपर्टी भाई। अब आपके पास ये टेम्परेरीली ऐसा नहीं है कि एक पीरियड के बाद आपके पास आ जाएगी, ये परमानेंटली कॉन्फिस्केट हो चुकी है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई या तो फिर कोर्ट जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहे उसके हिसाब से होगी। ये जो फोरफीचर होता है, यहाँ पर ओनरशिप जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है स्टेट के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। और अटैचमेंट जो है वो प्रिजर्व करता है, लेकिन फोरफीट जो है वो कॉन्फिस्केट करता है। समझ में आया आपको अंतर इन दोनों चीज़ों में। अब मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो प्रॉपर्टी यूके में है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है यूके में है, तो किस प्रकार से डील किया जाए, किस प्रकार से फोरफीट करवाया जाएगा और किस प्रकार से उसको अटैच करवाया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में अगर कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, जो हमने देख लिया है कि यूके हो सकता है, तो वहाँ पर जो भी एनफोर्समेंट होना है वो किस प्रकार से होगा। तो जो हमारा इंडियन कोर्ट है वो ऑर्डर इशू कर देगा, उसके साथ में एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा जिसको हमने अभी देखा था 112 और 113 में। यहाँ पर हम भेजते हैं, इंडिया की तरफ से जाता है, और यहाँ पर फॉरेन कोर्ट की तरफ से आता है,
अब ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है किसको भेजा जा रहा है? टू द फॉरेन कोर्ट और अथॉरिटी। तो ये जो फॉरेन कोर्ट और फॉरेन अथॉरिटी होंगे ये इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे और अटैच करवा देंगे, फोरफीट करवा देंगे उस ऑर्डर के अंडर में रहते हुए जो ऑर्डर हमारा यहाँ पर किया गया है। अब बात आती है कि अगर हमें कोई ऐसा रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, मतलब लेटर ऑफ अटैचमेंट रिक्वेस्ट इसकी आई है हमारे पास, ठीक है। तो फॉरेन रिक्वेस्ट आई है हमारी किसी भी इंडियन प्रॉपर्टी के लिए कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये पर्टिकुलर केस में हमें ये प्रॉपर्टी को अटैच करवाना है, फोरफीट करवाना है। तो वहाँ पर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी किसको? इंडियन कोर्ट को। इंडियन कोर्ट वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे कि 116 से लेकर के 122 में अटैच होता है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। प्रोसेस क्या फॉलो करी जाएगी? ये वाली। तो अगर हम देखें अंतर, देखो इंडिया से बाहर जा रहा है तो फॉरेन कोर्ट में गया, अथॉरिटी के पास गया, उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर इंडिया में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगा किसको? इंडियन कोर्ट को। इंडियन कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, सेम टू सेम वैसे ही जैसे 116 से 122 में दिया हुआ है। देयर इज एग्जाम्पल, वो हम देखते हैं। देखो, इंडियन ड्रग ट्रैफिकर्स बाय अ बिला इन लंदन, इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली लंदन में, ठीक है। अब इंडियन कोर्ट्स को फॉरफीचर की ऑर्डर निकालनी है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे वो यूके अथॉरिटी को, ठीक है। यूके जो अथॉरिटी होगी वो लेकर के जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी है, हमें इसको अटैच करना है, और वो अटैच कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कौन सा सेक्शन अप्लाई किया है? 115, ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कोई फ्रॉड हुआ यूएसए में, ठीक है, और जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया गया है मुंबई के रियल एस्टेट में, कोई ज़मीन खरीदी, कुछ भी मान लीजिए ये जो ज़मीन है वहाँ पर खरीद ली गई है। अब जो यूएसए है, यूएसए रिक्वेस्ट करेगा इंडिया को कि भाई जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी थी जो इस पैसे से खरीदी गई है फ्रॉड के पैसे से खरीदी गई है, तो आप इसको अटैच करवा दो, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया भेजेगा इंडियन कोर्ट के पास, और कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा अंडर सेक्शन 115, जैसे बताया गया है, ऐसे उसको वैसे ही जैसे कि 116 से 122 में दिया हुआ है प्रोसीजर वैसे। अब है एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? देखो, यहाँ पर फॉरेन में कोई एग्जीक्यूशन होना है तो इंडियन कोर्ट अटैचमेंट टू प्रोसीजर का ऑर्डर पेश करेगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अथॉरिटीज को वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और कंफर्म कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर ये इसको अपोजिट कर लें कि भाई फॉरेन ऑर्डर का एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है, तो फॉरेन कोर्ट क्या भेजेगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी इंडियन कोर्ट को, इंडियन कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर देंगी, जैसे कि बीएनएस में 116 से लेकर के 122 में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और फोरफीट हो जाएगी। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 116। तो 116 से लेकर के 122 तक की जो प्रोसेस है वो वही प्रोसेस है, किस प्रकार से अटैच किया जाएगा और किस प्रकार से फोरफीट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन में हमारा 116, यहाँ पर क्या है? ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी। तो जब भी आप अटैच करने जाओगे या फिर फोरफीट करने जाओगे किसी भी प्रॉपर्टी को, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हो, जिस पूरी प्रॉपर्टी को आप वो कर रहे हो, फोरफीट कर रहे हो, तो क्या आप उसे ट्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, क्या वो उसी की प्रॉपर्टी है, क्या उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ट्रेसिंग और आइडेंटिफाइंग की पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, किस प्रकार से क्या किया जाएगा। तो जब भी कोर्ट को लगता है कि भाई 115 में कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच होनी चाहिए, कोर्ट के पास रीजनेबल बिलीव्स हैं, और कोई रिक्वेस्ट उनको रिसीव होती है फ्रॉम द फॉरेन रिक्वेस्ट फॉरेन कोर्ट, तो वहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे पुलिस को कि आप एक काम करो, आप ट्रेस करो और आप आइडेंटिफाई करो उस प्रॉपर्टी को। जब भी कोर्ट को लगता है, देखिए एक सेकेंड, जब भी कोर्ट को लगता है अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, किसका? सेक्शन 115 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करना है या फिर फोरफीट करना है, तो कोर्ट क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी पुलिस ऑफिसर को, जिसकी रैंक बिलो नहीं होना चाहिए सब इंस्पेक्टर से। तो ऐसा ही रैंक का जो व्यक्ति होगा, उसे छोटी रैंक का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उससे अपर हो सकता है। तो कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी कि भाई आप एक काम करो, आप जो भी प्रॉपर्टी है उसको ट्रेस करके आओ और उसको आइडेंटिफाई करो।
और वो सारे आप सेफगार्ड लिख सकते हैं, सारी नेसेसरी चीज़ें कर सकते हैं जो ज़रूरी हैं उसमें। इसका अगर हम एक वो देखें तो जो भी जूनियर कांस्टेबल होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स ऐड रहते हैं, तो उसकी जो ट्रेसिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और कहीं भी कोई गलती होती है तो डैमेज काफ़ी बड़ा होगा। इस वजह से SI रैंक का व्यक्ति ही ये चीज़ें करेगा। जो ऑफिसर रैंक का व्यक्ति होगा वो सारे स्टेप्स ले सकता है जो भी नेसेसरी वहाँ पर हों फॉर द ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग। तब बात होती है कि भाई ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, कौन से स्टेप हमें लेने हैं एज अ SI ऑफिसर, हमें क्या लेना है। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को ट्रेस करने जा रहे हो या फिर उसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप फिक्स कर सकते हो कि वही प्रॉपर्टी है। अब ये जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे होगा किन किन चीज़ों के बारे में होगा, ठीक है। तो ये हम उस व्यक्ति के बारे में कर सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में कर सकते हैं, एसेट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बुक ऑफ अकाउंट के बारे में, बुक रिकॉर्ड्स के बारे में, सॉरी बैंक रिकॉर्ड्स के बारे में, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये देखो, अगर हम कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, उसके सर्वे करने जा रहे हैं या फिर उसके बारे में पता लगाने जा रहे हैं, तो जो हमें इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जिससे हमें ट्रेस करना है कि भाई ये उसी व्यक्ति की, तो हम देखेंगे जो भी पर्सन होगा उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। उस जगह के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या हमें सारी चीज़ें करनी है। प्रॉपर्टी के बारे में लेंगे, क्या क्या एसेट्स हैं उसके बारे में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, भाई आपके पास कागज़ हैं या नहीं है, ठीक है। और जो भी अकाउंट्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड बुक्स को हम इंक्वायर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बैंक रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करके हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रेस कर लेंगे प्रॉपर्टी को। उसके बाद हमारा अटैचमेंट वाला चीज़ चलेगी और फोर फीचर वाला चीज़ चलेगी। उस ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे अच्छे से। अगर इसको मैं अच्छे से समझाऊँ आपको, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये देखो। फ्रॉड करके पैसा मिला है एक व्यक्ति को, उसने क्या किया, उसने ट्रांसफ़र किया A अकाउंट में, उसके बाद A अकाउंट से गया B में, B से गया एक शेल कंपनी में जो कि दिखावे के लिए कंपनी होती है, ठीक है। वहाँ से पैसा गया रियल एस्टेट में। और देखो, आपने कभी भी सुना होगा कि अगर पैसे को आपको अनट्रेसेबल बनाना है तो आप सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, ठीक है। तो रियल एस्टेट में गया। अब ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, ऑफिसर एग्जामिन करेगा बैंक स्टेटमेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कि पैसा कहाँ से कैसे कैसे क्या होते हुए गया है, आपके पास कितना पैसा था, आपने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, वो सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। वो कंडक्ट करेगा सर्वे एट द ऑफिस प्रमाइसेस, जो आपका ऑफिस प्रमाइसेस है वहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकते हैं लोगों से कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चली हैं, लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा जो पैसा है, पूरी जो मनी थी, इसको ट्रेस करते हुए हमें जाना है और ट्रेस कर लेना है कि कहाँ एट द एंड वो कहाँ पे जाकर के रुका है, कहाँ पर जाकर के वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बना है, ठीक है। तो जब ये पता चल जाएगा वैसे ही हम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। जो अभी हमने सुपरविजन के बारे में देखा कि भाई ये कोर्ट का सुपरविजन क्या है, तो देखो अभी हम देख करके आए हैं इंक्वायरी के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में और सर्वे के बारे में। ये तीन चीज़ें व्यक्ति करेगा जो SI रैंक से ऊपर का ऑफिसर होगा वो। तब जा करके आप क्या करोगे, कहोगे कि जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने के लिए ट्रेस हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो ये जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे वाली जो प्रोसेस चल रही है, क्या ये SI जो ऑफिसर है अपने हिसाब से कर लेगा? नहीं। कि जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे होगा वो कंडक्ट किया जाएगा बाय द अथोराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। मतलब SI से ऊपर रैंक का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको कंडक्ट करने में आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो वहाँ पर कोर्ट के डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना है, आपको डायरेक्शंस के अंडर में रहते हुए करना है। कोर्ट वहाँ पर सुपरवाइज करेगा पूरी ट्रेसिंग की प्रोसेस को, और पुलिस क्या है अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली वहाँ पर काम नहीं कर सकती है। इसका एक फ्लो चार्ट के रूप में आप पूरा सेक्शन समझ लो एक बार में। कोर्ट को बिलीव हो जाता है कि भाई हमें इसके अंडर में किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करना है या फिर फोरफीट करना है। कोर्ट वहाँ पर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा SI रैंक के ऑफिसर को या फिर उससे बड़े रैंक के ऑफिसर को, ठीक है, कि आप ट्रेस करके आओ और आइडेंटिफाई करो। अब ट्रेस और आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस में वो जाएगा और वो कलेक्ट करेगा वो पूरा फाइनेंशियल डेटा। अब इसमें वो क्या क्या करेगा, इंक्वायर करेगा
इन्वेस्टिगेट करेगा और सर्वे करेगा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें करके उसको सारा डेटा मिल जाएगा, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा कोर्ट को और फिर होगा अटैचमेंट और फोरफीचर। अभी हमने देखा ऊपर 116 में कि भाई किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा जब आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे इंक्वायरी की, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की और सर्वे की। अब मान लीजिए जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हुए जो व्यक्ति है वो कोशिश करता है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर हमारा पिक्चर में आता है 117। यहाँ पर आपकी पावर है सीज करने की, ठीक है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया। तो अगर इसको हम देखें, जब कोर्ट ने ट्रेस करने का ऑर्डर दिया था आपको 116 में, SI ऑफिसर क्या करने गया था? उसको ट्रेस करने गया था, आइडेंटिफाई करने गया था। लेकिन जो भी अक्यूज था उसको इसके बारे में जानकारी होगी कि भाई अब तो प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेल कर देना या फिर किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर देना मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो वो जो अक्यूज्ड है वो इमीडिएटली उसको सेल करना चाहता है या फिर ट्रांसफ़र करना चाहता है उस पैसे को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 117 है ये इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो जो प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन आया वो था 117। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जैसे ही ऑफिसर जो है वो एक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे का, तो वहाँ पर उस चीज़ को करते वक्त किसी भी प्रकार से उस ऑफिसर को पता चलता है, रीज़न टू बिलीव होता है, कोई फैक्ट्स के सामने आते हैं, कुछ जानकारी आती है कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो क्या होने वाली है, डिस्पोज ऑफ होने वाली है, कंसील होने वाली है, ट्रांसफ़र होने वाली है या डिस्पोज ऑफ होने वाली है। तो वो क्या करेगा, उसके पास सारे रीज़न टू बिलीव है, केवल सस्पिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव हमेशा फैक्चुअल नॉलेज से आता है। तो वो जो ऑफिसर है वो एक ऑर्डर पास कर देगा इस चीज़ के लिए, सीज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। अगर सीजिंग जो है, सीजर जो है वो प्रैक्टिसेबल नहीं है, मतलब नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर वो अटैच करवा देगा और जो कंट्रोल होगा फिजिकल वो अटैच करवा देगा कि भाई आप आगे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये हो चुका है प्रिवेंट। अब सीजर जो प्रैक्टिसेबल नहीं हो सकता, तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस होंगी। अगर इमूवल प्रॉपर्टी है, घर है या फिर कोई ज़मीन है या फिर कोई लार्ज बिजनेस एसेट है, शेयर है, डिजिटल एसेट है, तो इन सभी चीज़ों में इसको अटैच करवा दिया जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट के ऑर्डर आ जाएंगे कि भाई ये कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, प्रिवेंट और वो क्या कहते हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। तो अटैचमेंट का क्या इफेक्ट होगा? ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बेचा नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन किसकी? ऑफिसर की, जिसने वो ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट निकाला था, उसकी विदाउट परमिशन आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जो उसकी एक कॉपी होगी वो हमेशा जो भी कंसर्न व्यक्ति होगा उसको भेज जाएगी, जो उसको बेच सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है या किसी भी प्रकार से इधर उधर कर सकता है। अब बात हुई कि ये उस ऑफिसर ने ऑर्डर तो निकाल दिया, बट जुडिशियल कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वो ऑर्डर जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट इसे कंफर्म कर देगा, उसके बाद वो क्या है, इफेक्ट में रहेगा। तो ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर जिस दिन निकाला है उसके 30 दिन के अंदर ये जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट उसको कंफर्म कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वैलिड हो जाएगा। अगर कंफर्म नहीं किया जाता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। और जुडिशियल कंफर्मेशन हमेशा जुडिशरी के सेफगार्ड को दर्शाता है। अब बात होती है कि भाई ये 30 दिन ही क्यों लिए गए हैं? ये जो ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो एक प्रोविजनल ऑर्डर होता है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एग्जामिन करेगा पूरी लीगैलिटी को कि भाई सही चीज़ हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद इंश्योर करके उस पर अपने जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब जुडिशियल व्यूज़ देगा और उसको कंफर्म करना है तो कंफर्म करेगा, नहीं कंफर्म करना तो उसको नहीं करेगा। इस प्रोसेस का भी फ्लो हम देख लेते हैं। ट्रेसिंग कहाँ हो रही है? 116 में ऑफिसर जा रहा है, ठीक है, ये भाई सस्पेक्ट उसको ऐसा पता लगता है, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव है कि वही प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सकती है, तो वो एक ऑर्डर निकाल देगा प्रोविजनल सीजर का और अटैचमेंट का। ठीक है, कॉपी सर्व करी जाएगी उस पर्सन को, विद इन 30 डेज कोर्ट कंफर्म करेगा, इस प्रकार से उसको अटैचमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। अब बात होती है कि 107 और 117, भाई क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो देखो, ये कोर्ट
सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जब ट्रेसिंग और इंक्वायरी चल रही है उस वक्त दिया जाता है ये वाला ऑर्डर। इसमें कौन देता है? कोर्ट देता है। इसमें कौन देता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देता है जो SI रैंक का होता है। ठीक है, नेचर क्या है इसका? फॉर्मल अटैचमेंट है। यहाँ पर प्रोविजनल सीजर होता है या फिर अटैचमेंट होता है। सेफगार्ड क्या है? इसके लिए हियरिंग रिक्वायर्ड होती है और इसके लिए 30 दिन के अंदर में कंफर्मेशन लेना होता है आपको कोर्ट से। और जो 117 है वो एक टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर है, यहाँ पर परमानेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 118, अपॉइंटमेंट इन रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अटैच्ड और फोरफीटेड प्रॉपर्टी। तो उसका मैनेजमेंट कैसे चलेगा? अटैचमेंट के बाद उस चीज़ के बारे में भी तो हमें देखभाल करनी पड़ेगी ना। तो आता है 118। अब जो भी प्रॉपर्टी अटैच करी गई है उसकी देखभाल करना, उसके बारे में सारी जानकारी रखना वो किसका काम है? तो वहाँ पर हम रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जैसे वो प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें देखता रहे, उसके अटैचमेंट से रिलेटेड सारी प्रोसेस को फॉलो करता रहे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखते हैं 118 में कि भाई ये जो सेक्शन है ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई होटल है जो अटैच किया गया है, कोई फैक्ट्री है जो अटैच करी गई है, कोई बड़ा ज़मीन का हिस्सा है जिसको अटैच किया गया है, या फिर कोई बैंक एसेट्स हैं जो कि फ्रीज करे गए हैं। ठीक है, अब ये क्या है? कौन इनको चलाता था? ठीक है, कौन इनको चलाएगा आगे और कौन इनको प्रिजर्व करके रखेगा, इनकी वैल्यू खराब ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, कौन देखेगा? तो इस चीज़ को प्रोवाइड करता है हमारा 118। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन देता है, मतलब जब तक ये अटैच रहेंगे इनकी देखभाल कौन करेगा, कौन चलाएगा इनको, वो सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पहली बार आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये कौन है अपॉइंट करेगा? जो कोर्ट होता है वो अपॉइंट करेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस एरिया के जहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, या फिर किसी ऐसे ऑफिसर को जिसको नॉमिनेट किया जाए बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब क्या करेंगे? वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही क्यों करते हैं? भाई क्यों? क्या है रीज़न? क्या है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हमेशा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है और उसके पास रिवेन्यू कंट्रोल की भी पावर रहती है, लोकल जुरिडिक्शन की नॉलेज भी रहती है। इन सभी जानकारियों के रहते हुए, इन सभी पावर्स के रहते हुए, जो हम चाहें कि भाई इस चीज़ को कौन अच्छे से कर सकता है, तो प्रैक्टिकल अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो DM ही होगा जो सबसे सूटेबल व्यक्ति हो सकता है। अब बात होती है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, ये करेगा क्या क्या, ये क्या क्या करेगा? तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? रिसीव करेगा प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, उसके बाद मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, और अगर चाहे तो जो ऑर्डर्स हैं 117 में और 120 के प्रोविजनल अटैचमेंट के और फाइनेंशियल फोरफीटेड स्टेट के, इनको वो फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी है कैसे मैनेज करी जाएगी? तो जो प्रॉपर्टी जब मैनेज करी जाएगी उसमें जो कंडीशंस लगाई जाती हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको फॉलो किया जाएगा और यहाँ पर कोर्ट का सुपरविजन उसके ऊपर रहेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगी उस व्यक्ति के ऊपर जो कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो फोरफीटेड प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से डिस्पोजल चलेगा? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब प्रॉपर्टी फाइनली फोरफीटेड हो जाएगी और फोरफीट हो जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा? डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी को। ठीक है, जैसा भी डायरेक्ट किया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये भाई फोरफीट ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ करवा दे, जैसे चाहे वैसे चीज़ें करवाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ऑप्शन करवाया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको ले सकती है। ठीक है, लिक्विडेशन हो सकता है उसका, ऑक्शन में बोली लगवा करके आप भाई सेल करवा दो। ठीक है, गवर्नमेंट उसको अपने यूज़ के लिए ले सकती है। इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है। ठीक है, अब जो उसके प्रोसीड्स थे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट कर दिए गए। जो कॉम्प्लेक्स है उसको अटैच कर लिया गया है। अब DM को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्या होगा? जो रेंट कलेक्ट किया जाएगा उसके सुपरविजन के दौरान वो क्या होगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वहाँ पर कि जैसी अटैचमेंट से पहले चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलती रहें आगे भी। अब बात होती है नेक्स्ट एग्जांपल में कि कोई लग्जरी कार है, मान लीजिए BMW है, अटैच कर, सॉरी फोरफीट कर ली। अब
एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा मतलब डीएम उसको ऑप्शन करवा के उससे जो भी पैसा आता है वो उसको रिसीव कर सकता है। एक हम फ्लो चार्ट अगर देखें 115 से लेकर के 118 तक का, तो क्या होगा, कोर्ट को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिल गए, फ्रीजिंग करवा दी गई 16 में, ठीक है, प्रोविजनल फ्रीजिंग हो जाती है 17 में, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल आ जाता है 18 में। अब मैनेजमेंट क्या होगा, फाइनल फोर्फीचर कहाँ होगा, 120 की स्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 119। यहाँ पर हम बात करते हैं नोटिस बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में। यहाँ पर शो कॉज नोटिस भेजा जाता है फोरफीचर से पहले। ये एक नेचुरल जस्टिस की स्टेज है जिसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है बिफोर द कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। अगर हम इसको बिग पिक्चर में समझें या फिर पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लें हम, तो इसमें क्या होगा, देखो, जब ट्रेस हो जाती है प्रॉपर्टी अंडर 116, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को बिलीव हो जाता है कि भाई ये वही प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो कोर्ट डायरेक्टली फोरफीट नहीं कर सकती है उधर, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा शो कॉज करने के लिए, एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए कि भाई आप बताओ कि हम आपकी प्रॉपर्टी को क्यों फोरफीट ना करें। इसका जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बताता है, देखो, प्री कंडीशंस क्या हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और कोर्ट को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो जो ट्रेस होकर के आई है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। केवल तभी नोटिस वहाँ पर इशू किया जाएगा और उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन है वो जो व्यक्ति जो नोटिस रिसीव करेगा, तो नोटिस हमेशा सर्व किया जाएगा उस व्यक्ति पर जो कि अफेक्टेड है बाय द फोरफीचर। ओनर भी हो सकता है, पोजेसर भी हो सकता है, बेनिफिशियरी भी हो सकता है और अक्यूज्ड भी हो सकता है, ठीक है। जिसको भी आप नोटिस दे रहे हो विद इन 30 डेज उसको रिस्पॉन्स करना होगा उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जब 30 दिन हो जाएंगे उसके अंदर अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसका क्या सोर्स रहा है उसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है जो प्रॉपर्टी है जो आई है आपके पास वो कहाँ से एक्वायर हुई है, और प्रोड्यूस करने हैं उन एविडेंसेस को, प्रोवाइड करना है उन सारे रेलेवेंट पर्टिकुलर्स को जिससे ये पता चल पाए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है सही प्रॉपर्टी है और बर्डन शिफ्ट हो पाए। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 119 ये क्रिएट करता है रिवर्स बर्डन स्टेज। यहाँ पर क्या है, जब आप प्रूफ कर दोगे, ठीक है, आपने प्रूफ कर दिया एविडेंसेस से, फैक्ट्स से, सारी चीज़ों से, तब क्या होगा, यहाँ पर जो बर्डन था, जो आपके ऊपर बर्डन था, आपको क्या नोटिस आया था ना, आपके ऊपर जो बर्डन था वो शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति ने लॉफुल सोर्स ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी हम तो फॉरफीट कर लेंगे, फिर तो आपको जो और व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी को सर्च करना ही पड़ेगा। अब बात की जाती है उन केसेस के बारे में जब एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये जो ए है ऑफेंडर, तो इसने जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी और व्यक्ति के नाम पर कर रखी है, मान लीजिए बी व्यक्ति है उसके नाम पर कर रखी है, हेल्ड कर रखी है किसी अदर व्यक्ति के नाम पर, बेनामी संपत्ति है। अब यहाँ पे बेनामी प्रोटेक्शन रूल अप्लाई होगा और क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी किसी और के बिहाफ पर आपने ले रखी है और अफेक्ट हो रही है तो जो नोटिस है उसकी को जो कॉपी है वो आपको भी दी जाएगी और अदर व्यक्ति को भी दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते अपने एसेट्स को अंडर द हैंड ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फ्रॉड का जो अक्यूज है उसने प्रॉपर्टी ले रखी है अपनी वाइफ के नाम पर, तो जो कोर्ट नोटिस देगा वो उस अक्यूज को भी देगा और उसकी वाइफ को भी देगा, ठीक है, और दोनों को समझाना पड़ेगा कि सोर्स क्या था आपका। ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में क्या अच्छा लगा है, क्या बढ़िया लगा आपको, ठीक है।